Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is ecosystem structure and function. We are going to learn about this basic concept of ecosystem structure and function with an example of one type of ecosystem. This video is going to be very important for exam point of view, therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन होने वाला है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और फंक्शन। इकोसिस्टम की संरचना क्या होती है और कार्य कैसे करता है इकोसिस्टम, और साथ में इकोसिस्टम एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आए हैं और आने वाले टाइम में भी नीट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक इज़ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इससे पहले वीडियो में हमने इकोसिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में। आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में समझ रहे हैं। इकोसिस्टम की हमने डेफिनेशन देखी थी बेटा लास्ट वीडियो के अंदर। क्या डेफिनेशन थी? जहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं अमंग देमसेल्व्स, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और with their surrounding physical environment. Biotic component interact among themselves and their surrounding physical environment. तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इको सिस्टम। वही यहाँ पे आपको बताया है। तो इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब है एबायोटिक कंपोनेंट, से कि आपने पढ़ा एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में आप क्या जाएंगे? लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ऑल दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन उससे क्या होगा कि यहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक हम इंटरेक्ट करेंगे तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, फिजिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, वहाँ पे फिक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। कह रहा है कि जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन होने से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है, वो सभी इकोसिस्टम का अपना करेक्टरिस्टिक होता है। तो जहाँ इकोसिस्टम क्या होता है, सिंपल सी बात है, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जहाँ पे इंटरेक्शन करने से एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो बनेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है? देखो, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए आपको दो चीज़ें इस फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए बतानी पड़ेंगी। एक तो स्पीसीज कंपोजिशन क्या है, दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हॉरिजॉन्टल में हम टोटल काउंट करेंगे और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी कैटेगरी काउंट करेंगे, कौन किस लेवल पे है ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग। तो स्पीसीज कंपोजिशन आपको स्ट्रक्चर बताना है, देखो सिस्टम का स्पीसीज कंपोजिशन आपको बताना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे स्पीसीज का, अलग अलग टाइप के कितने हैं, इन्यूमरेशन करेंगे, फिर उनका नंबर कितना है, जो अलग अलग टाइप के थे उनका नंबर कितना है, फिर ये काउंट करेंगे। ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम, तो हम स्पीसीज कंपोजिशन में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन प्लस इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज स्पीसीज कंपोजिशन। इसे हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज कंपोजिशन, जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं और इन्यूमरेशन मतलब काउंटिंग करते हैं प्लांट एनिमल स्पीसीज की इकोसिस्टम के अंदर। फिर है स्ट्रैटिफिकेशन। अब ये तो हमने यहाँ से स्पीसीज कंपोजिशन से पता लगा टोटल स्पीसीज कितने हैं, टोटल स्पीसीज कितने हैं, कितने टाइप के हैं। फिर हमने देखा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे हैं, जो अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग या जो ट्रॉफिक लेवल आगे पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स कितने हैं, तो उस तरह का जो है उसमें भी प्रोड्यूसर में टाइप कितने हैं वो हम पढ़ लेंगे। तो अगर हम प्रोड्यूसर्स को भी क्लासीफाई कर दें, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें डिफरेंट स्पीसीज का ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स जो है, तो हम क्या बोलेंगे? इसे स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे एग्जांपल समझो, एक फॉरेस्ट के अंदर अब बहुत छोटे साइज़ वाले प्लांट भी होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम? हर्ब्स और ग्रासेस, जो कि बॉटम लेयर पे आते हैं। फिर उनसे ज़्यादा हाइट वाले क्या होते हैं? श्रब्स, जो कि सेकंड लेयर बनती है। फिर सबसे ज़्यादा हाइट वाले क्या होते हैं बेटा? टॉप लेयर स्ट्रेटा जो बनाते हैं, ट्रीज होते हैं। तो यहाँ पे जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग। जिनकी ग्रोथ कम होती है वो बॉटम लेयर पे, जिनकी ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन ट्री से कम होती है तो ये सेकेंड लेयर, और जो सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं उनकी क्या होती है? टॉप स्ट्रेटा में जो आते हैं ट्रीज होते हैं बेटा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। तो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। एग्जाम्पल देके बता देना, जहाँ पे जो है एग्जाम्पल ट्रीज, सर्ब्स और हर्ब्स जो हैं ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को समझना है तो दो चीज़ जरूरी है समझनी, स्पीसीज कंपोजिशन और उनका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों समझ में आ गए होंगे तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हैं।
फिर देखते हैं इकोसिस्टम फंक्शन। इकोसिस्टम फंक्शन पे चलते हैं। फंक्शन का मतलब देखो क्या है, फंक्शन ये सारे कंपोनेंट एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इकोसिस्टम फंक्शन करेगा। कौन कौन से कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और डिकम्पोजिशन। तो ये 4 ही कंपोनेंट हैं। अगर आपको इकोसिस्टम समझना है, इन चारों का आपको जो है यहाँ पे समझना पड़ेगा इनके बारे में, इन कंपोनेंट के बारे में, कौन कौन से प्रोडक्टिविटी, तो क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से कंपोनेंट इकोसिस्टम के हैं या कौन सा नहीं है। कौन कौन से हैं, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और डिकम्पोजिशन। यही हमारे मेजर टॉपिक, सब टॉपिक भी होने वाले हैं इस चैप्टर के, जो भी डिस्कस करने वाले हैं। पहले प्रोडक्टिविटी डिस्कस करेंगे, फिर साथ में हम एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और डिकम्पोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल दिया है यहाँ पे। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड आता है, तो यहाँ पे पॉन्ड एक स्मॉल साइज़ की वाटर बॉडी है बेटा। इसका एग्जांपल लेके समझाया कि कैसे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को या फंक्शन को हम समझेंगे। देखो बहुत बड़े इकोसिस्टम को समझने से पहले हम बहुत छोटे से इकोसिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पॉन्ड। और इकोसिस्टम में हमने पढ़ लिया कि जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है, वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो एबायोटिक कंपोनेंट में इसमें और बायोटिक कंपोनेंट में, इसके एबायोटिक कंपोनेंट कौन है ये जानेंगे और बायोटिक कंपोनेंट कौन है, और फिर कैसे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट करके यहाँ पे फंक्शन करते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फिर इनके फंक्शन के बारे में। तो देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम एग्जाम्पल है पॉन्ड। पॉन्ड इज ए स्मॉल वाटर बॉडी, ये आपको पता है। सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है। सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट का मतलब क्या है, पॉन्ड जैसा पहले साल था वैसे ही कुछ सालों बाद भी सेम ही दिखाई देता है। वाटर लेवल भी सेम सा रहता है, उसकी कंपोजिशन भी ज़्यादा कुछ बदलते नहीं है, तो फिक्स ही हो जाती है एक बार। तो इसलिए सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है, मतलब उसका पानी खत्म नहीं होता है। पॉन्ड का हमेशा आपको पानी भरा दिखता है उसके अंदर। सिंपल स्ट्रक्चर है जहाँ पे कंपोनेंट बहुत सिंपल से हैं, लेकिन इंटरेक्शन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर सिंपल है पॉन्ड का, जहाँ पे पानी है और सोयल है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन इनके आपस के इंटरेक्शन हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स हों। तो देखते हैं इस पॉन्ड के स्ट्रक्चर में 2 तरह कंपोनेंट एबायोटिक और बायोटिक कौन कौन से हैं। पहले एबायोटिक देखते हैं। एबायोटिक में आपको पता है वाटर आती है, लाइट आता है, टेम्परेचर आता है, तो सोयल आती है, सारे क्या हैं आपके एबायोटिक कंपोनेंट। वाटर में क्या होगा बेटा, देखो पानी के अंदर क्या होगा, डिजोल्व सब्सटेंसेस भी होंगे। तो ऑल डिजोल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये वाटर का ही पार्ट बनेंगे बेटा। जितने भी डिजोल्व होंगे पानी में, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। इसके अलावा रिच सोयल डिपॉजिट एट बॉटम द पॉन्ड। पॉन्ड के बॉटम पे तो सोयल भी मिलेगी, आपको पता है। तो जहाँ पे बॉटम आएगी वहाँ पे सोयल भी प्रेजेंट होगी, तो रिच सोयल है, तो ये सोयल भी आ गया इसका एबायोटिक फैक्टर। इसके अलावा सोलर साइकिल हो जाएगा बेटा लाइट का, वहाँ पे किस तरह का जो है समर है, विंटर है, या फिर जो है किस तरह का वहाँ पे लैटिट्यूड है, ये सोलर साइकिल पे डिपेंड करेगा। साइकिल ऑफ टेम्परेचर क्या चल रहा है वहाँ पे, सीजन क्या चल रहा है, किस तरह का सीजन है, ये साइकिल ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा डे लेंथ जो है वहाँ पे कैसी है बेटा, शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है, किस तरह की वहाँ पे डे कंडीशन है, लाइट कंडीशंस कैसी हैं, और अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं बेटा। इन सब को मिला करके क्या बनेंगे इसके स्ट्रक्चर के एबायोटिक कंपोनेंट, जो किसी भी इकोसिस्टम में कॉमनली यही होते हैं। पॉन्ड के अंदर भी यही है, तो बड़े इकोसिस्टम में भी यही होंगे कंपोनेंट बेटा। छोटे में जो हैं बायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, पानी के अंदर है तो ऑटोट्रॉप्स भी मिल सकते हैं, हेटेरोट्रॉप्स भी मिलेंगे। ऑटोट्रॉप्स कौन से होंगे पानी में, जैसे कि एल्गी मिल सकती हैं, आपको पता है कुछ एल्गी जो होती हैं वो पानी में मिलती है। उसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन मिलेंगे कॉमनली बेटा, फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोटिस्ट वगैरह है वो सब मिलेंगे। उसके अलावा फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड या फिर मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजेस। हो सकता है कुछ प्लांट फ्लोट कर रहे हों ग्रो करते हुए, या सबमर्ज टाइप हो, आधा पानी के अंदर आधा बाहर, या फिर कैसे हो मार्जिनल हों जो लैंड के और पानी के कोनों पे जो है एजेस पे जाके ग्रो करेंगे वाटर बॉडी के, तो मार्जिनल प्लांट कहलाते हैं, फाउंड एट द एजेस। तो ये ऑटोट्रॉप्स हो गए बेटा। इसके अलावा हेटेरोट्रॉप्स भी मिलेंगे यहाँ पे इसी वाटर बॉडी में, जो कि कंज्यूमर्स होंगे जो इन ऑटोट्रॉप्स को खाएंगे, जैसे कि जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खाता है बेटा। द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स भी होंगे यहाँ पे, कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ पे फ्लोट कर रहे होंगे, प्रोटिस्ट एनिमल जो हैं वो भी फ्लोट करते हैं। तो यहाँ पे बॉटम ड्वेलिंग जो नीचे बिल्कुल बॉटम में मिलेंगे वो भी होंगे कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स जो हैं फ्री स्विमिंग भी होंगे, बॉटम ड्वेलिंग भी होंगे जो बॉटम पे मिलेंगे। डिकम्पोजर्स देखो बेटा, डिकम्पोजर्स कॉमनली जो है फंजाई होता है, बैक्टीरिया होता है, इवन फ्लैजिलेट्स स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ पॉन्ड पे, फ्लैजिलेट या प्रोटोजॉन्स कह सकते हो जो मिल सकते हैं वहाँ पे, जो कि हेटेरोट्रॉपिक वाले होंगे। तो डिकम्पोजर्स में फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेट जो है यहाँ पे मिल सकते हैं बेटा बॉटम ऑफ पॉन्ड में। तो ये सारे कंपोनेंट किसी भी बड़े इकोसिस्टम के भी होने वाले हैं। देखो अब ये कैसे फंक्शन कर रहा है, स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट कैसे ये सारे जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए फंक्शन कर रहे हैं। दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम एंड ऑफ बायोस्फीयर एज ए होल। कह
कह रहा है कि सिर्फ इकोसिस्टम ही नहीं, ये एक बायोस्फीयर का एग्जाम्पल भी हो सकता है। जैसे बायोस्फीयर में सारे कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं, तो इकोसिस्टम में ऐसे काम करें ना, वैसे ही बायोस्फीयर में भी काम करते हैं। इसमें जैसे बताया कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इस पॉन्ड के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल में इन प्रेजेंस ऑफ सन रेडिएंट एनर्जी की, यहाँ पे सन की एनर्जी को यूज़ किया जाता है। इसको करवाने में रोल प्ले कौन करते हैं? ऑटोट्रॉप्स, जैसे कि एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन या फिर ये प्लांट्स जितने भी हैं। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाने के लिए ऑटोट्रॉप्स चाहिए, सन की रेडिएंट एनर्जी चाहिए जो कि यहाँ पे है, सोलर एनर्जी यहाँ पे है, तो साइक्लो टेम्परेचर डे लेंथ इस पर डिपेंड करेगा। तो ये सन रेडिएंट एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? ये बेटा देखो मटेरियल कैसा है? इनऑर्गेनिक। और ये एनर्जी कैसी है? एबायोटिक कंपोनेंट। ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? ये तो बायोटिक हैं। और ऑर्गेनिक मटेरियल जो बनेगा ये वाला क्या होगा कि बेटा ये फूड कहलाएगा। और इसको ऑटोट्रॉप्स को कौन खा सकते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को कौन खाएंगे? हेटेरोट्रॉप्स। आपको पता है कंज्यूमर्स खाएंगे उनको। कंज्यूमर खाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जब दोनों की डेथ होगी बेटा, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, तो उनको कौन खाएगा? डिकम्पोजर। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा, मिनरलाइजेशन होगा रेड मैटर का। तो ऑटोट्रॉप्स भी जब मरेंगे तो यहाँ पे जो हेटेरोट्रॉप्स मरेंगे तो इनकी डेथ होने के बाद क्या होगा बेटा? इनका डिकम्पोजर खाएंगे, इनको फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स खाएंगे और वापस से ये न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेंगे। किसके पास जाएंगे? वापस से ऑटोट्रॉप्स इनको सोल से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये देखो आप किस तरह से ये साइकिल चल रहा है बेटा। स्ट्रक्चर देखा आपने, वो फंक्शन देख रहे हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बना लिया गया है और ऑटोट्रॉप्स ने इसमें रोल प्ले किया। ऑटोट्रॉप्स को हेटेरोट्रॉप्स ने खाया और उसके बाद दोनों की डेथ हुई तो उनका फाइनली जो डिकम्पोजिशन होकर के ऑटोट्रॉप्स के पास पहुंच गया। तो ये साइकिल बेटा, दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन चलते रहते हैं नेचर में, इसलिए इकोसिस्टम हमेशा फंक्शन करता रहता है। तो एक पॉन्ड में भी इकोसिस्टम काम कर रहा है और एक बड़ा बायोस्फीयर जो होगा उसमें भी इकोसिस्टम ऐसे ही काम करेगा जैसे पॉन्ड के अंदर काम किया है। तो लार्ज इकोसिस्टम फॉरेस्ट में या फिर जो है सी के अंदर भी बेटा ऐसे ही काम कर रहा होगा इकोसिस्टम, जैसे हमने पॉन्ड के अंदर देखा है। अब नेक्स्ट लाइन की यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। सन से एनर्जी कहाँ जाती है बेटा? ये ऑटोट्रॉप्स के पास जाती है। ऑटोट्रॉप्स से कहाँ जाती है? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स से किसके पास? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर के पास जाने के बाद ये एनर्जी डिसिपेट हो चुकी होती है। डिसिपेशन लॉस एज हीट बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, एनर्जी ज़्यादा बचती नहीं है बेटा। अगर ये इतना फ्लो कर जाएगी ये सन से ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स से हेटेरोट्रॉप्स से डिकम्पोजर, फिर एनर्जी ज़्यादा बचेगी। तो एनर्जी का फ्लो बस ये बताना चाह रहा है कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है बेटा? यूनिडायरेक्शनल। न्यूट्रिएंट्स तो रिसाइकिल हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं, लेकिन एनर्जी रिसाइकिल नहीं होती बेटा। ये कैसे होती है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। तो लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ अगर आप जाओगे तो एनर्जी हमेशा लॉस होगी, डिसिपेट होगी एज हीट टू द इन्वायरमेंट। दैट इज़ वाई एनर्जी का फ्लो कैसा होता है इकोसिस्टम में? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है। तो ये इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर हम फंक्शन समझे, हमने बेसिक जो यूनिट क्या होती है उसको समझा हमने। स्ट्रक्चर में हमने दो बातें समझी बेटा, कौन कौन सी? एक स्पीशीज कंपोजिशन से स्ट्रक्चर डिफाइन हो सकता है, एक स्ट्रैटिफिकेशन से। फिर हमने देखा इकोसिस्टम फंक्शन में चार कंपोनेंट है, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, डिकम्पोजिशन। और फिर एक पॉइंट का एग्जाम्पल लेके हमने पूरा इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और बेटा पूरा फंक्शन समझा है। ये सारी बातें जितने भी हमने डिस्कस की हैं एग्जाम में डायरेक्टली एज इट इज़ आती हैं। एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल बताओ, कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल बताओ, इकोसिस्टम में डिकम्पोजर के एग्जाम्पल बताओ, एबायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल बताओ, और कैसे ये फंक्शन करता है ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, या फिर सब्जेक्टिव पेपर अगर बोर्ड का देना है तो उसमें भी आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। हाउ पॉन्ड एक्ट एज ए इकोसिस्टम, एक्सप्लेन दिस। तो मुझे उम्मीद है जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं सब आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।